नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक डी पाठशाला में। आज हम बात करेंगे मॉक नंबर 4 की। ये जो सीरीज है एग्जाम टारगेट सीरीज, आपका जब तक एजीटीए का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये लगातार चलती रहेगी। साथ ही साथ इसमें बेहतरीन क्वेश्चन आपके डाले गए हैं जो भी इंपॉर्टेंट हैं या जो भी एग्जाम में पिछले एग्जाम में किसी ना किसी में आ चुके हैं, ठीक है, तो उनको डाला गया है। और इसकी जो पीडीएफ है, आपको जो वीडियो है उसके नीचे लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की और व्हाट्सएप की, किसी में भी जाके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छी पीडीएफ है। चलिए हम बात करते हैं बिना देरी के, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोल में चर्चा को क्या कहा जाता है? संगोष्ठी कहते हैं, फोरम कहते हैं, पैनल कहते हैं या कार्यशाला कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पैनल, ठीक है। एक गोल मेज होती है, एक गोल मेज है, उसके चारों तरफ जब हम लोग बैठ के क्या चर्चा करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पैनल कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे हम लोग पैनल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52। बीटी कपास में क्रिस्टल प्रोटीन की अभिव्यक्ति होती है, ठीक। जो बीटी कॉटन होता है हमारा, ठीक है, बीटी कॉटन होता है, उसमें जो हमारी प्रोटीन क्रिस्टली प्रोटीन होती है, ठीक है, क्रिस्टल जो प्रोटीन होती है वो कहाँ पे दिखाई देती है? पत्तियों की सतह पर दिखाई देगी, प्रणालीगत अभिव्यक्ति होगी। प्रणालीगत अभिव्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एक्सप्रेशन। सिस्टमेटिक एक्सप्रेशन होता है, या केवल तने वाले भाग पे एक्सप्रेशन दिखाई देती है, या तने और पत्तियां दोनों में दिखाई देती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रणालीगत अभिव्यक्ति होगी या सिस्टमिक एक्सप्रेशन होगा? क्या होगा? सिस्टमिक एक्सप्रेशन होगा या प्रणालीगत अभिव्यक्ति होगी? कब? जब बीटी कॉटन में क्रिस्टल प्रोटीन को एक्सप्रेस किया जाएगा तो कहाँ दिखेगा? सिस्टमिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। उच्च घनत्व आणविक मानचित्र किसके द्वारा विकसित किया जाता है? इसका मतलब ये है, इसको क्या कहा जा रहा है? इसको कहा जा रहा है हाई डेंसिटी मॉलिक्यूलर मैप। जब हाई डेंसिटी मॉलिक्यूलर मैप डेवलप किया जा सकता है, ठीक है, तो किसके द्वारा डेवलप किया जाता है? आर एफ एल पी, आर एफ एल पी, या आर ए पी डी, या ए एफ एल पी, या एस एन पी एस, ठीक है। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस एन पी एस। क्या हो जाएगा? एस एन पी एस। एस एन पी एस होता क्या है? ये होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर होता है, ठीक है, ये पॉलीमर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये जो होता है, जो हमारा डीएनए सीक्वेंस होता है, क्या होता है? डीएनए जो हमारा सीक्वेंस होता है जिसमें हमारे नाइट्रोजनस क्षार लगे होते हैं, एटीजीसी, एजीटीसी बोल सकते हैं या एटीजीसी बोल सकते हैं। तो इनका जो सीक्वेंस होता है डीएनए में, उसको ये प्रदर्शित करता है। कौन? एस एन पी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स, ठीक है। ये क्या करता है? डीएनए सीक्वेंस प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ जो भी हमारे जीन्स होते हैं या जेनेटिक एलिमेंट होते हैं, जीन्स होते हैं, जेनेटिक एलिमेंट होते हैं, उनकी स्थिति को दर्शाता है। उनकी स्थिति को क्या करता है? दर्शाता है, ठीक है। कौन? एस एन पी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एस एन पी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल न्यूक्लियोटाइड मॉलिमर्स, ठीक है, पॉलीमर्स, सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा एस एन पी। अगला क्वेश्चन है हमारा आईसीएआर, आईसीएआर, एनबीपीजीआर। आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल बोटेनिकल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, नेशनल बोटेनिकल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ये कहाँ पे है? आपके पास ऑप्शन है लखनऊ में है, करनाल में है, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो इस यहाँ पे है आई एफ जी आर आई, आई एफ जी आर आई, इंडियन फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, इंडियन फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। ये कहाँ है? ये है लखनऊ में। ये कहाँ पे है? ये है लखनऊ में, ठीक है। तो नई दिल्ली में क्या है? एनबीपीजीआर है, और लखनऊ में क्या है? आईएफजीआरआई है, ठीक है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे हम लोग चलते हैं।
भारत में राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन जो सर्विस है, वो भारत में कब चालू की गई, उसकी स्थापना कब की गई? आपके पास ऑप्शन है 1963, 1952, सॉरी 53, 1952, 1950। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953। कब स्टार्ट की गई? 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो है स्टार्ट की गई। ठीक है, वहीं अगर 1963 की बात करते हैं, ठीक है, अगर 1963 की बात करें तो 1963 में नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। किसकी? नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, या राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई। 1952 में क्या हुआ? इसमें जो है सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया था। कब? 1952 में। 1963 में नेशनल सीड कॉरपोरेशन, 1953 में, सॉरी 1963 में नेशनल सीड कॉरपोरेशन, 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की जो है स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, वाइब्रिड्स क्या होते हैं? तो वाइब्रिड्स क्या होते हैं? आपके पास ऑप्शन है, संकर के समतुल्य होते हैं, जो हाइब्रिड होता है उसके इक्विवेलेंट माने जाते हैं, क्लोन द्वारा प्रचारित संकर होते हैं, क्लोन द्वारा बनाए गए हाइब्रिड होते हैं, या एपोमिक्टिक हाइब्रिड होते हैं, या साइब्रिड होते हैं। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो ये होते हैं एपोमिक्टिक हाइब्रिड। क्या होते हैं? एपोमिक्टिक हाइब्रिड होते हैं। संकर का मतलब होता है हाइब्रिड। ठीक है, ये एपोमिक्टिक हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? ऐसे हाइब्रिड या ऐसे संकर जो कि एपोमिक्सिस से बनते हैं, एपोमिक्सिस क्रिया के द्वारा बनते हैं, उसे कहते हैं एपोमिक्टिक हाइब्रिड। एपोमिक्सिस क्या होता है? जब बिना फर्टिलाइजर के या बिना निषेचन के सीड का निर्माण हो जाता है, सीड का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा जब हाइब्रिड का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपोमिक्टिक हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोमिक्टिक हाइब्रिड कहेंगे। ठीक है, एक आपके पास टर्म दिख रहा है साइब्रिड। साइब्रिड क्या होता है? साइब्रिड होता है जब कोई F1 जनरेशन होती है। F1 जनरेशन का मतलब होता है नई पीढ़ी होती है, तो उसके जो पेरेंट होते हैं, तो उनका जो न्यूक्लियस है वो सिंगल पेरेंट से आता है, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो सिंगल पेरेंट से आएगा। साथ ही साथ जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो दोनों पेरेंट से आता है। मेल से भी आएगा, फीमेल से भी आएगा, दोनों पेरेंट से आएगा। इस कंडीशन से बनी जो हमारी हाइब्रिड होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? साइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइब्रिड कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एपोमिक्टिक संकर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपोमिक्टिक हाइब्रिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंसर आपके सामने, एपोमिक्टिक हाइब्रिड। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है, ठीक है, मतलब जो टोटल जो प्रोडक्ट होता है, टीपी जो होता है, एक कांस्टेंट होता है, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है उस पर क्या असर पड़ेगा? वो शून्य हो जाएगा, वो निगेटिव में हो जाएगा, वो पॉजिटिव में हो जाएगा, या वो लगातार चलता रहेगा? तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया? ये स्थिर हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो सीमांत उत्पाद क्या हो जाएगा? मार्जिनल जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58। टीपी और टीसी के बीच संबंध क्या है? टीपी और टीसी। टीपी क्या होता है? टीसी क्या होता है? ये होता है टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, टीसी क्या होता है? टोटल कंज्यूम होता है। क्या होता है? टीसी होता है, सॉरी, ये होता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये होता है टोटल कॉस्ट होता है, और ये होता है टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, ये होता है टोटल प्रोडक्ट। इनके बीच संबंध क्या है? ये सीधे अनुपातिक होते हैं। अनुपातिक का मतलब टोटल प्रोडक्ट बराबर टोटल कॉस्ट होता है। कोई रिश्ता नहीं होता, इनके बीच कोई रिश्ता नहीं होता, या एक दूसरे के विपरीत संबंध होते हैं। टीपी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टीसी के, ये इसका मतलब हो जाएगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये विपरीत रूप से संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? ये विपरीत रूप से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं।
क्या होंगे, विपरीत रूप से संबंधित होंगे। अगर टीसी बढ़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टीपी जो है टीसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विपरीत रूप से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59, तर्क संगत क्षेत्र में, ठीक है। तर्क संगत का मतलब जो रेशनल जोन होता है, रेशनल जोन जो होता है उसमें एमसी बराबर एसी होता है। मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो एक्चुअल कॉस्ट के बराबर होती है, या एमसी जो है बड़ा होता है, मार्जिनल कॉस्ट बड़ी होती है एसी से, या मार्जिनल कॉस्ट जो है छोटी होती है एसी से, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो बड़ी होगी किससे, एक्चुअल कॉस्ट से, ठीक है। जो रेशनल जोन होता है उसमें जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, मतलब जो सीमांत लागत होती है, वो वास्तविक लागत से क्या होती है, ज्यादा होती है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल जोन कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर एमसी बड़ा होता है इसी से। अब हम बात करेंगे प्रतिस्थापन की घटती दर के मामले में वक्र क्या होगा। जो प्रतिस्थापन की घटती दर होती है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। जो डिमिनिशिंग रेट होती है उसके मामले में जो हमारा कर्व होता है वो कैसा होगा, मूल बिंदु पर उत्तल होगा, मूल बिंदु पर उत्तल होगा, या कॉन्वेक्स होगा ओरिजिन से, या ओरिजिन से क्या होगा, कॉन्क्लेव होगा, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में होगा, या ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज होगा, ठीक है। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये मूल की ओर अवतल होगा। क्या होगा, मूल की ओर क्या होगा, अवतल होगा, कॉनकेव होगा ओरिजिन से, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूल रूप की ओर अवतल होगा। इसका राइट आंसर मूल रूप की अवतल होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61, ट्रैक्टर और पशुधन के मूल्य ह्रास की गणना के लिए कौन सी विधि नियोजित की जाती है। मतलब जो हमारा ट्रैक्टर होता है खरीद के लाते हैं, या हमारा जो पशु होता है उसको खरीद के लाते हैं, तो उनकी देखते हैं कुछ सालों बाद क्या होता है, उनका जो मूल्य होता है वो उनसे घट जाता है। तो इसको मापने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं कि कितना घटेगा कितना नहीं घटेगा, क्या चीज होगी। तो आपके पास ऑप्शन है वार्षिक पूर्व मूल्यांकन, या घटता हुआ अंश, हासमान संतुलन, या सीधी रेखा या वार्षिक पूर्व मूल्यांकन, या हासमान और घटता अंश, ठीक है। तो अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। मतलब एक सीधी रेखा और वार्षिक जो मूल्यांकन होता है, क्या होता है, सीधी रेखा जो स्ट्रेट लाइन होती है, या एनुअल रिवोल्यूशन होता है, ठीक है। उससे हम लोग क्या निकालते हैं कि किसी भी ट्रैक्टर या किसी भी साधन का या किसी भी पशु का मूल्यह्रास निकालते हैं, मतलब कितने हमारे पैसों में उसकी गिरावट आई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, घटते प्रतिफल के नियम में जो सेकेंड स्टेज होती है उसके प्रारंभिक बिंदु पर उत्पादन की लोच क्या होती है। उत्पादन की लोच क्या होगी, एक से बड़ी होगी, एक से कम होगी, एक होगी, या जीरो होगी। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, एक होगी। क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। जो मांग की लोच होगी वो कितनी होगी, उत्पादन की लोच एक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, 63, निम्न में कौन सी प्रतिस्पर्धा बाजार, सॉरी, निम्न में कौन सी प्रतिस्पर्धी बाजार है। क्या है, प्रतिस्पर्धी बोल देंगे, या इसे कंपटीटिव बाजार बोल देंगे, कंपटीटिव बाजार बोल देंगे, कंपटीटिव मार्केट है। आपके पास ऑप्शन है उत्तम बाजार, उत्तम बाजार को इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट मार्केट, ये परफेक्ट मार्केट हो जाएगी, ठीक है। प्राथमिक बाजार जिसे हम प्राइमरी मार्केट बोल देंगे, पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट हो जाएगी, या थोक बाजार इसे हम होल मार्केट कह देंगे, क्या कहेंगे, होल मार्केट कह देंगे, ठीक है। तो कौन सी ऐसी मार्केट है जो कि कंपटीटिव मार्केट है, कौन सी ऐसी मार्केट है जो कि क्या है, कंपटीटिव मार्केट है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपिटल मार्केट जो होती है वो कैसी है, कंपटीटिव मार्केट है। कैपिटल मार्केट कैसी मार्केट है, कंपटीटिव मार्केट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64, इसमें हम लोग देखते हैं आईबीआरडी का पर्यायवाची या इसका जो समानार्थी या इसका दूसरा नाम क्या है, विश्व बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय
मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल देंगे या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोल देंगे। तो अगर IBRD की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका सब पहले नाम क्या था, विश्व IBRD था, अब क्या नाम क्या होगा, वर्ल्ड बैंक हो गया, विश्व बैंक हो गया, ठीक है। तो अगर विश्व बैंक की बात करते हैं तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ है, USA में है। USA में कहाँ है, वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC में, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1944 में हुई थी। कब हुई थी वर्ल्ड बैंक की स्थापना, विश्व बैंक की 1944 में हुई थी। इसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट वो कौन से हैं, अजय बांगा। कौन से हैं, अजय बांगा इसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट है, कौन है, अजय बांगा, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने जान ली। IBRD का जो पुराना नया नाम क्या है, विश्व बैंक। कहाँ पे इसका मुख्यालय, USA वाशिंगटन DC में। कब बना था, 1944 में बनी थी। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में जो इसके अध्यक्ष हैं या प्रेसिडेंट हैं वो कौन से, अजय बांगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें हम बात करेंगे धन की सीमांत उपयोगिता नहीं हो सकती। जो हमारा धन होता है, एसेट्स होते हैं, उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या नहीं हो सकती, सकारात्मक नहीं हो सकती, नकारात्मक नहीं हो सकती, या शून्य नहीं हो सकती, या बी और सी दोनों हो सकते। तो राइट आंसर की बात करें, बी और सी दोनों हो सकते। नकारात्मक से शून्य तक हो सकती, मतलब माइनस से क्या हो सकती, जीरो तक हो सकती, माइनस से क्या हो सकती, जीरो तक हो सकती, ठीक है। जो मार्जिनल यूटिलिटी है किसकी, हमारी जो एसेट्स की, तो माइनस से जीरो तक हो सकती, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, सहकारी ऋण समिति अधिनियम कब पारित किया गया था, ठीक है। जो सहकारी ऋण समिति अधिनियम है वो कब पारित किया गया था, 1902 में, 1903 में, 1904 में, 1912 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1904 में, ठीक है। 1904 में सहकारी ऋण अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। सहकारी ऋण अधिनियम कब पारित किया गया था, 1904 में। इसे बोलते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। क्या बोल देंगे, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बोलेंगे। कब कब इसकी स्थापना या कब एक्ट पारित हो गया था, 1904 में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67 या 67। गेहूं में बौनापन जीन का स्रोत क्या है, डीजीवोजन, हिप्सोलिन, नॉरिंटन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉरिंटन जो है गेहूं में बौनेपन का कारण होता है। डीजीवोजन की बात करेंगे तो ये जो होता है हमारा, ये राइस में होता है, राइस में होगा या पैडी में होगा, राइस में होगा या पैडी में, ड्वार्फ का कारण होता है। ड्वार्फ मतलब बौनेपन का कारण जो राइस में कौन सा जीन होता है, डीजीवोजन जीन होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डीजीवोजन की बात यहीं पे आ गई तो एक आपके पास वैरायटी थी डीजीवोजन इंटू पेटा, ये मिलके क्या बनी थी, IR8 बनी थी, जिसे क्या बोला गया था, मिराइकल ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। इस वैरायटी को क्या बोला गया था, मिराइकल ऑफ वर्ल्ड। ये किसकी वैरायटी, पैडी की, इसकी वैरायटी है पैडी की वैरायटी, ठीक है। तो डीजीवोजन किससे संबंधित है, पैडी से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉरिंटन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68 या 68। पहला मानव निर्मित अनाज क्या है, ठीक है, मतलब फर्स्ट मैन मेड सीरियल किसे कहते हैं। टोमेटो हो गया, टिटकेल हो गया, सफानो ब्रासिका हो गया, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिटकेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिटकेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69 या 69। 2n+1 गुणसूत्र वाले व्यक्ति को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, एनेप्लॉयड, हेट्रोप्लॉयड, यूप्लॉयड, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की, इसका राइट आंसर होगा एनेप्लॉयड, ठीक है। जो 2n+1 या -1 गुणसूत्र वाले व्यक्ति ने किस नाम से जाना जाता है, एनोप्लॉयड होता है, ठीक है। जो हमारे पॉलीप्लॉइडी होते हैं, ठीक है, वो उनमें जो हमारा प्रकार आता है एनोप्लॉइडी, ठीक है, एनोप्लॉइडी आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं चार टाइप के, एक होता है नली सोमिक, नली सोमिक, एक होता है मोनोसोमिक, मोनोसोमिक, एक होता है ट्राइसोमिक, ठीक है, एक होता है ट्राइमिक, एक होता है टेट्रासोमिक, टेट्रासोमिक। तो जो 2n-1 होता है ये होता है नलीसोमिक, 2n-1 होता है नलीसोमिक होता है।
मोनोसोमिक क्या होता है, 2n-2 हो जाएगा। 2n-2 क्या हो जाएगा, मोनोसोमिक हो जाएगा। ठीक, वहीं अगर बात करते हैं ट्राइसोमिक की, तो इसमें ट्राई में 2n+1 हो जाएगा और टेट्रा में 2n+2 हो जाएगा। ठीक है, ट्राई में 2n+1 हो जाएगा, टेट्रा में 2n+2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनोप्लॉइडी के प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, नलीसोमिक में हमने शायद उल्टा लिख दिया, नलीसोमिक में 2n-2 हो जाएगा और मोनोसोमिक में 2n-1 हो जाएगा। ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक, तो 2n से मैंने एक घटा दिया। ठीक है, ट्राई मतलब होता है 3, तो 2n में मैंने एक जोड़ दिया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम टेट्रा का मतलब होता है 4, तो 2n+2। ऐसे ही याद करने के तरीके हैं। ठीक है, ऐसे लिखना नहीं, ऐसे याद करने के तरीके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनोप्लॉइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। ट्रिटिकेल क्या है, अंतर विशिष्ट क्रॉस है, अंतर विशिष्ट क्रॉस है, या इसे बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक क्रॉस, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस बोलते हैं। इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, इसे इंटर स्पेसिफिक क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, या इंट्रा स्पेसिफिक बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक बोलेंगे, या इंटर जेनेरिक बोलेंगे, जेनेरिक बोलेंगे, या इंट्रा जेनेरिक बोलेंगे, इंट्रा जेनेरिक बोलेंगे। ठीक है, इंटर और इंट्रा में पहले अंतर समझिए। इंटर का मतलब होता है, मान लो कोई एक स्पीसीज है, ठीक है, वो किसी दूसरी स्पीसीज से जाके, ठीक है, अपनी स्पीसीज के पौधों से ना करके क्रॉस किसी दूसरी स्पीसीज से क्रॉस करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटर क्रॉस, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक स्पीसीज है, वो अपनी ही प्रकार की स्पीसीज से अगर क्रॉस करती है, ठीक है, मान लो इसमें हमने ये कलर फिल कर दिया, ठीक है, ये हमने ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये जो हमने कलर फिल किया है, तो ये जो स्पीसीज है हमारी, ये जो हमारी स्पीसीज है, ये सेम जो हमारी स्पीसीज उससे क्रॉस कर रही है, तो इसे इंट्रा बोल देंगे। ठीक है, अपने में ही शादी करना क्या हो जाता है, इंट्रा हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते ना इंटर कास्ट। ठीक, इंटर कास्ट का मतलब होता है एक कास्ट जो है दूसरे कास्ट में शादी कर रही, तो उसे हम लोग बोल देंगे इंटर कास्ट। ठीक है, लेकिन यही अगर उसी कास्ट में शादी कर रही है, तो इसे हम लोग बोल देंगे इंट्रा कास्ट। क्या बोल देंगे, इंट्रा कास्ट बोल देंगे। इसी तरीके से एक स्पीसीज अगर दूसरी स्पीसीज से क्रॉस कर रही, तो उसे इंटर स्पीसीज या इंटर स्पेसिफिक क्रॉस बोल देंगे। एक स्पीसीज अगर उसी स्पीसीज से क्रॉस करी, तो उसे इंट्रा स्पेसिफिक बोल देंगे। जेनेरिक की बात करते हैं, इसमें जो जीनस होता है, जीनस का मतलब होता है जो वंश होता है, एक वंश का जो पौधा होता है दूसरे वंश से अगर क्रॉस कर रहा होता है, उसे हम लोग इंटरजेनेरिक बोल देंगे, और सेम उसी वंश में क्रॉस कर रहा होता है, उसे इंट्राजेनेरिक बोल देंगे। ठीक है, तो आपके पास वही आपको दिया गया है कि जो टिटिकेल है कैसी है, जो टिटिकेल हमने फर्स्ट मैनमेड सीरियल जो बनाई थी, वो कैसी है। तो आपके पास ऑप्शन है इंट्रास्पेसिफिक, इंट्राजेनेरिक, इंटरजेनेरिक। ठीक है, तो अगर राइट आंसर की बात करें, तो ये कैसी है, इंटरजेनेरिक क्रॉस है। कैसी क्रॉस है, इंटरजेनिक, मतलब एक जीनस से दूसरे जीनस में क्रॉस कराएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कैसा है, ये इंटरजेनेरिक क्रॉस है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरजेनेरिक क्रॉस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अलैंगिक प्रजनन द्वारा प्राप्त एकल पौधों की संतान को क्या कहा जाता है। जो अलैंगिक जनन होता है, उससे जो प्राप्त सिंगल पौधा होता है, उसकी जो F1 जनरेशन होती है, F1 जनरेशन मतलब अगली पीढ़ी जो होती है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, शुद्ध रेखा, स्ट्रेट लाइन के नाम से जानते हैं। शुद्ध रेखा मतलब प्योर लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जन्मजात, ठीक है, जन्मजात तरीके से जानते हैं, जिसे हम लोग इनब्रेड कहते हैं, क्लोन के नाम से जानते हैं, या स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्लोन हो जाएगा। ठीक है, जो एक तरीके से क्लोन क्या होता है, मान लो हम हैं, ठीक है, तो हमारे जैसे कोई ऐसी आकर दूसरा इंसान बन जाए जो कि मेरे तरीके से ही सोचे, मेरे तरीके से ही कार्य करे, लेकिन हम ओरिजिनल हम हैं, लेकिन हमारे तरीके से उसे बना दिया गया है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो जो क्लोन है वो एकल पौधे की संतान को कहा जाता है अलैंगिक जनन में। ठीक है, अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 72 की।
सहलग्नता की घटना सर्वप्रथम किसके द्वारा देखी गई? सहलग्नता का मतलब होता है जो लिंकेज होता है वो सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया? ठीक है, जो लिंकेज होता है सबसे पहले किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया या देखा गया? बेटसन और पुनेट के द्वारा, मॉर्गन के द्वारा, ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा या मेंडल द्वारा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेटसन और पुनेट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेटसन और पुनेट के द्वारा जो है सबसे पहले जो है लिंकेज देखा गया। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं मॉर्गन, मॉर्गन ने जो है लिंकेज थ्योरी दी थी। लिंकेज थ्योरी क्या दी, किसने दी थी? मॉर्गन ने दी थी। मॉर्गन ने लिंकेज थ्योरी दी थी। ह्यूगो डी ब्रिज की बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने म्यूटेशन दिया था। म्यूटेशन की जो फर्स्ट डिफिनेशन थी, फर्स्ट बार जो डिफाइन किया था, किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। मेंडल तो आप जानते हैं, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है किसे? मेंडल को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंकेज किसने खोजा था? बेटसन और पुनेट ने। मॉर्गन, इन्होंने क्या कहता है? लिंकेज थ्योरी दी थी। ह्यूगो डी ब्रिज को ह्यूगो डी ब्रिज ने क्या कहता है? म्यूटेशन फर्स्ट टाइम जो है ऑब्जर्व किया था। ठीक है, और मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सामूहिक जनसंख्या प्रजनन जो होता है किसके लिए उपयुक्त होता है? आपके पास ऑप्शन है फलों की फसल के लिए, सब्जी की फसल के लिए, छोटे अनाज वाली फसल के लिए, फूलों की फसल के लिए। सामूहिक जनसंख्या का मतलब होता है जो बल्क बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग मेथड होता है। बल्क ब्रीडिंग मेथड होता है किसके लिए उपयुक्त होता है? फलों की फसल के लिए, सब्जी की फसल के लिए, छोटे अनाज वाली फसल के लिए, फूलों की फसल के लिए। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ये जो है ग्रेन, छोटे अनाज वाली फसल के लिए, किसके लिए? छोटे अनाज वाली फसल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कौन सा? बल्क ब्रीडिंग। ठीक है, अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। म्यूटेशन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? ये किसने म्यूटेशन शब्द को दिया था? तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं मॉर्गन, बेटसन, ह्यूगो डिब्रीज, मूलर। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था? ह्यूगो डिब्रीज ने सबसे पहले म्यूटेशन को डिफाइन किया, सबसे पहले उसका शब्द दिया। ठीक है, मॉर्गन मैंने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था। मॉर्गन ने क्या किया था? जो मॉर्गन थे, इन्होंने क्या किया था? पिछले ही क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था आपको? मॉर्गन ने सबसे पहले क्या किया था? लिंकेज थ्योरी दी थी। क्या किया था? लिंकेज थ्योरी दी थी या सहलग्नता सिद्धांत दिया था। ठीक है, बेटसन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने टर्म दिया था, टर्म लिंकेज दिया था। टर्म लिंकेज दिया था, अभी मैंने आपको बताया था बेटसन एंड पुनेट ने टर्म लिंकेज दिया था। मूलर की बात करते हैं, जो हमारा म्यूटेशन होता है दो टाइप का होता है, एक तो केमिकल द्वारा होता है, एक फिजिकल द्वारा होता है। जो फिजिकल म्यूटेशन है, ठीक है, फिजिकल जो म्यूटेशन होता है उसमें जो एक्सरे द्वारा म्यूटेशन होता है, एक्स रेज द्वारा जो म्यूटेशन होता है, उसको किसने देखा था? मूलर ने देखा था। ठीक है, म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है? दो टाइप का होता है, फिजिकल और केमिकल। तो जो फिजिकल में जो एक्सरे द्वारा म्यूटेशन होता है वो किसने देखा था? मूलर ने देखा था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूगो डिब्रीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75 या 75 नंबर क्वेश्चन। पहला कृत्रिम संकर किसके द्वारा बनाया गया था? पहला जो आर्टिफिशियल हाइब्रिड है वो किसके द्वारा बनाया गया था? मेंडल द्वारा, थॉमस फेयरचाइल्ड द्वारा, बेल द्वारा या कोएंट्रिकॉट द्वारा? इसके द्वारा मेंडल द्वारा, थॉमस फेयरचाइल्ड द्वारा, ठीक है, या बेल द्वारा या कोएट्रूटर द्वारा? तो अगर राइट आंसर की बात करें तो थॉमस फेयरचाइल्ड द्वारा सबसे पहले आर्टिफिशियल तरीके से पहला हाइब्रिड बनाया गया था। ठीक है, कौन सा बनाया गया था? किसके बीच में? स्वीट विलियम इंटू कार्नेशन, स्वीट विलियम इंटू कार्नेशन के बीच में क्रॉस करा के नया एक आर्टिफिशियल हाइब्रिड बनाया गया था। ठीक है, ये कैसा था? ये था इंटर स्पेसिफिक क्रॉस। कैसा था? इंटर स्पेसिफिक क्रॉस जो है सबसे पहले किसके द्वारा किया था? थॉमस फेयरचाइल्ड द्वारा। वहीं एक था फर्स्ट पहला इंटरजेनेरिक क्रॉस, सबसे पहले किसके द्वारा क्रॉस कराया गया था? रिम्पू के द्वारा। रिम्पू ने क्या कराया था? इंटरजेनेरिक क्रॉस कराया था। और थॉमस फेयरचाइल्ड ने क्या कराया था? इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कराया था। ठीक है, ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76। बंद पुष्प कली में परागण और निषेचन की स्थिति को क्या कहते हैं? ठीक है, मान लिया हमारा जो फ्लावर होता है, हमारा जो मान लिया ये जो फ्लावर है,
ये बंद है, ठीक है, चारों तरफ से बंद है, इसकी पत्तियां अंदर की तरफ, और इसी बंद फ्लावर के अंदर ही क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है, पॉलिनेशन जिसे हम परागण बोलते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है, और इसी में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है या निषेचन हो जाता है। और ये बिना मतलब बिना इसके जो फूल खुले, ठीक है, उसी में बंद बंद में हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमी कहेंगे, कैज़्मोगैमी कहेंगे, समलिंगी या होमोगैमी कहेंगे, या डाइकोगैमी कहेंगे। तो अगर बात करते हैं, इसे हम लोग कहेंगे क्लिस्टोगैमी। क्या कहेंगे, क्लिस्टोगैमी। चेज़्मोगैमी क्या होता है, इसमें पहले तो फूल क्या होता है, बंद रहता है, लेकिन जब परागण और निषेचन की क्रिया समाप्त हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ये फूल क्या होता है, खुल जाता है, ठीक है। मतलब पहले जब इस टाइम पे क्या होगा, जब परागण निषेचन होगा तो अनओपेंड होगा फ्लावर, अनओपेंड फ्लावर होगा, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वो ओपन हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं चेज़्मोगैमी। समलिंगी विवाह की बात करते हैं, या मोनोगैमी की बात करते हैं, या होमोगैमी की बात करते हैं, तो इसमें जो होता है, मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है, ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं या प्रजनन अंग होते हैं, वो क्या होते हैं, सेम टाइम पे मेच्योर होते हैं। सेम टाइम पे क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं या मेच्योर होते हैं। उसे हम लोग कह देंगे होमोगाइमी या समलिंगी, ठीक है। द्विविवाह या डाइकोगैमी की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम टाइम पे परिपक्व नहीं होते, अलग अलग टाइम पे परिपक्व होते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, डाइकोगैमी कह देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77। प्याज में संकर बीज उत्पादन के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो हमारा प्याज होता है, ओनियन होता है, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है इलियम सेपा, ठीक है। उसमें जो होता है, जब हम बीज उत्पादन करते हैं या सीड प्रोडक्शन करते हैं, तो किस प्रणाली को अपनाते हैं, साइटोप्लाज्मिक पुरुष पांचपा या साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, अनुकूलता में स्वपरागण, समलिंगी व डाइकोगैमी करते हैं, या अनुवंशिक पुरुष बांझपन, ठीक है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है, जीएमएस होता है, या होमोगैमी होता है, या अनुकूलता में स्वनिषेचन होता है, या साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होता है, ठीक है, सीएमएस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के द्वारा हम लोग प्याज में जो है जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है, इस प्रणाली को अपनाते हैं। किसके द्वारा, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78। पर परागण वाली फसलों में कौन सी सामान्य विधि प्रयुक्त होती है, ठीक है। जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उसमें हम लोग किस विधि का उपयोग करते हैं। आपके पास ऑप्शन है, बड़े पैमाने पर चयन करते हैं, कहाँ पे चयन करेंगे, बड़े पैमाने पे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मास सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है? या तो मास सिलेक्शन होगा, या तो बल्क मेथड होगा, या तो हमारा प्योर लाइन होगा, या हमारा पेडिग्री होगा, ठीक है। इनमें से किस चीज को हम पर परागण फसल के लिए अपनाते हैं। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो हम लोग वंशावली को अपनाते हैं। किसको अपनाएंगे, वंशावली विधि को अपनाएंगे पर परागण करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79, 79 नंबर क्वेश्चन है। जब F1 मतलब जो अगली पीढ़ी है, उसको अप्रभावी संयुग्मन माता पिता के साथ पार किया जाता है, तो उस क्रॉस को क्या कहते हैं। मतलब इसका ये कह रहा है, जब F1 जनरेशन आती, ठीक है, मेल और मान लिया मेल और फीमेल का जब क्रॉस हुआ, तो जनरेशन कौन बनी, F1 जनरेशन बनी, ठीक है। तो जो F1 जनरेशन बनती है, उसमें एक जो रिसेसिव होता है, रिसेसिव का मतलब होता है, जैसे ए का क्रॉस हम स्मॉल ए से कर, जो स्मॉल ए ये रिसेसिव होता है। रिसेसिव का मतलब होता है जो कि अपने लक्षण नई जनरेशन में नहीं दिखा पाता, ठीक है। तो ये जब लक्षण एक साथ नई पीढ़ी में पहुंचते हैं, तो इनको इस क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं, वही चीज बतानी, बैक क्रॉस कहते हैं, टॉप क्रॉस कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं, सिंगल क्रॉस कहते हैं। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस की बात करते हैं, बैक क्रॉस जो होता है F1 जनरेशन का किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, F1 जनरेशन का बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस हमने समझ लिया। जो F1 जनरेशन होती है, उस वो जो अपना रिसेसिव होमोजाइगस जो क्या बोलते हैं, जो पेरेंट होता है, वो अपने लक्षण नई F1 जनरेशन में दिखाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं।
क्या कहेंगे, उसे हम लोग टेस्ट क्रॉस कहेंगे। ठीक है, मतलब जो कैपिटल है और जो स्मॉल है इसका क्रॉस करा के जो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कैपिटल है स्मॉल है। ठीक है, तो कैपिटल स्मॉल ए है इसका लक्षण हमें ज्यादा दिखाई देगा F1 में और इसका कम दिखेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, तो आज जो है आपके क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, हमारा मोटिवेशन बना रहता है आपके लिए। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत अच्छे हैं और हर ऑप्शन के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया है, तो इससे भी आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और ये लगातार सीरीज आपकी चलती रहेगी। साथ में आप नेम ना सुनना की हमारी MCQ सीरीज है उससे भी जरूर अटेंड करिए, वो नेमना सुनना को पूरी कवर करती है। उसी सीरीज में आपका नेमना सुनना पूरा कवर हो जाएगा, वो किसी भी टाइम देख सकते हैं आप। साथ ही साथ ये सीरीज आपके जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक लगातार चलती रहेगी, और इसी तरीके से आप लोग इसे प्यार देते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।